हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हो तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। और वो दोनों भी डांस करने के लिए आगे बढ़ गए। म्यूजिक बहुत अच्छा चल रहा था। मोहित ने मधु की कमर हल्के हाथों से पकड़ी थी और एक हाथ मधु के हाथों को थामे हुए था और मधु ने अपना हाथ मोहित की बाहें पर डाली हुई थी और वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए डांस कर रहे थे। थैंक यू, मधु ने मोहित से कदम मिलाकर बोली, जिसे मोहित ना समझे में कहने लगा, थैंक यू किस लिए मधु? मेरे लिए बिन बुलाए पार्टी में आने के लिए और मेरे कहने पर मेरे साथ डांस करने के लिए। मोहित ये सुनकर मधु की कमर को छोड़ता है और मधु को घुमाकर मधु की पीठ को अपनी मस्कुलर बॉडी से चिपका देता है और मधु के दोनों हाथों को कसकर पकड़ता है और मधु के कानों में हल्की आवाज़ में, मुझे तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करनी है, बस मुझे इतना जानना है कि तुम्हारी ख्वाहिशें क्या क्या हैं। मधु का दिल जोरों से धड़क उठा और उसकी आंखें अनायासे बंद हो गई और मोहित की बात सुनकर उसे एक अलग ही एहसास हो रहा था और उसे इस पल को यहीं थमाने का दुआ करने लगी थी। खैर, कोई पल को थमा नहीं सकता था। मधु मोहित की बात सुनकर एक अलग ही दुनिया में चली गई थी। इतने में मोहित फिर से उसके कानों में कहने लगा, बताओ मधु, तुम्हारी और कितनी विश है और कितनी ख्वाहिशें हैं जो पूरी होना बाकी है? मेरी एक सबसे बड़ी ख्वाहिश, या फिर उसे मेरी विश समझ लो, आपके साथ सबके सामने शादी करना है और मैं हर किसी को बताना चाहती हूँ कि आप मेरे हस्बैंड हो और मैं आपकी वाइफ और मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। और मेरी तीसरी ख्वाहिश है, जो कि मैं उसका इंतज़ार करूँगी पूरा होने का, और मुझे उम्मीद है वो भी मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। मधु ने काफ़ी कुछ धीमी आवाज़ में कहा। ये लफ्ज़ बोलते वक्त मधु के सिर्फ ओठ हिल रहे थे, पर मोहित को उसकी सिर्फ फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और कुछ नहीं। जिसे मोहित ने उसके कान में कहा, मधु, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा तेज बोलो। मधु यह सुनकर एक झटके से मोहित से अलग हुई और उसे ख्याल आया कि उसने अभी अपने प्यार का इजहार न करते हुए भी कर दिया था, जिसे उसे अब असहज होने लगी थी। इसलिए वो मोहित से, अब हमें चलना चाहिए, इतना बोलकर मधु पार्टी से बाहर जाने लगी और मोहित कुछ पल वहीं खड़े रहकर सोचने लगा और फिर मधु के पीछे हो गया। मधु गार्डन के दूसरे वाले हिस्से में आ गई थी। मधु ने अपने दोनों हाथों से अपनी बाहें कसकर पकड़ ली थी और हल्के हल्के सहला रही थी। मोहित मधु के करीब आया और बोला, क्या हुआ मधु, तुम वहाँ से भाग क्यों गई? मधु पीछे मुड़कर मोहित की तरफ देखने लगी और झूठ बोलते हुए, मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई हमें पहचान न लेगा तो पक्का हमें कोई ये समझेगा कि हम चोरी छुपे उनका खाना खाने आए हैं। मोहित मधु की बात करने के तरीके से पहचान गया था कि मधु झूठ बोल रही है, इसलिए उसने मधु का हाथ खींचा और अपने करीब कर लिया। तुम झूठ बोल रही हो, क्या बात है मधु, जो तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मधु मोहित से नजरें चुराने लगी और कुछ सोचने लगी कि क्या जवाब दिया जाए मोहित की बात का। इतने में मधु की नज़र मोहित की जेब की तरफ गई, जहाँ से हल्का सा कुछ रेड दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर मधु ने मोहित से कहा, शायद आपकी जेब में कुछ है। मोहित ये सुनकर अपनी जेब की तरफ देखता है और उसे याद आया कि वो मधु के लिए एक गुलाब भी तो लेकर आया था। मोहित कुछ देर सोचने लगा, फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस फ्लावर को बाहर निकाला और मधु की तरफ कर दिया। ये तो फ्लावर है, मधु ने मुस्कुराते हुए कहा और मोहित ने मधु को नॉर्मली में कहा, ये तुम्हारे लिए है। मधु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो उस गुलाब को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर मोहित ने अपना हाथ पीछे कर लिया। अगर आप ये मेरे लिए लाए हैं तो मुझे दीजिए। मोहित ने मधु का हाथ पकड़ा और मधु को पलट दिया, जिसे मधु की पीठ मोहित की तरफ थी और मोहित ने मधु के खुले बालों की तरफ देखा। फिर मधु के बालों में से उस गुलाब को साइड की तरफ एक हेयर पिन मधु के बालों से निकालकर उसकी मदद से गुलाब मधु के बालों में लगाया। मधु मोहित के हर टच को महसूस कर रही थी
और अपनी खुशी को जाहिर न होने देने की पूरी कोशिश कर रही थी। पर मोहित का टच उसके शरीर में एक अलग ही एहसास बुना रही थी और इधर मोहित मधु के इतने करीब होकर मधु के शरीर से आ रही खुशबू में खोता चला जा रहा था और उसने अपने जज्बात को काबू में नहीं कर पाया और मधु के बालों को दूसरी साइड किया और अपने पतले और मधु के खुले शोल्डर पर रख चूम लिया। यह एहसास पाते ही मधु ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और एक आह भरी जिसे मोहित और बेकाबू हो गया और मधु को अपनी तरफ पलटकर बिना देरी किए अपने पतले और मधु के ओठों पर रख दिए और किस करने लगा। मोहित की किस बेकाबू थी जिसे मधु की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी और मधु ने मोहित के बालों को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़े हुए थे और मोहित का फर्श किस पर और हो गया था। अगली सुबह मधु मोहित की बाहों में सिमटी हुई थी, उसकी आंखें खुली हुई थी और वो सीलिंग की तरफ देख रही थी और बार बार उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर जाया करती क्योंकि उसे कल रात को जो उसके और मोहित के बीच हुआ वो याद आने लगता। मधु को हर एक पल वो याद आ रहा था कि कैसे मोहित उसे अपनी बाहों में उठाकर रूम में लेकर आया और फिर अपने प्यार में पूरी तरह से भिगोने लगा था। मोहित पेट के बल सोया हुआ था और उसका एक हाथ मधु के पेट पर था और मधु को अपने से जकड़े हुए था। मोहित के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान बिखरी हुई थी और वो बिना आंखें खोले मधु से कहने लगा, तुम क्या सोच रही हो और इतना मुस्कुरा क्यों रही हो। मधु मोहित की आवाज़ सुनकर हड़बड़ा सी गई और मोहित की तरफ देखने लगी जो कि मोहित का चेहरा भी मधु के चेहरे से काफ़ी करीब था, जिससे मधु को मोहित की झपकती हुई पलकें काफ़ी करीब से देखने का मौका मिला था और मोहित की सांसें मधु पर पड़ रही थी। मधु हड़बड़ी में मोहित को समझाते हुए कहने लगी, नहीं, मैं मुस्कुरा नहीं रही, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मोहित ये सुनकर अपनी आंखें खोलता है और मधु की तरफ देखकर अपनी भौहें ऊपर उठाता है जिससे मधु इधर उधर देखने लगी और फिर मोहित से कहने लगी, मुझे शावर लेने जाना है। इतना बोलकर मधु उठने लगी पर उठ नहीं पाई क्योंकि मोहित ने उसके पेट पर अपना हाथ अभी भी रखा हुआ था और मधु को ये भी महसूस हुआ कि उसने अपने शरीर पर कोई कपड़ा नहीं पहना। मधु के शरीर पर सिर्फ चादर थी। यह देखकर मधु कसकर चादर को पकड़ लेती है और उसे मोहित से शर्म आने लगी थी जिसे वो अपने पतले और किस करने की वजह से लाल हो चुके ओठों को कट करने लगी थी। मोहित मधु के चेहरे पर हो रही शर्म की लाली को आसानी से देख सकता था और मोहित के चेहरे पर भी मुस्कान बिखरी हुई थी। कल रात की बात याद कर। दोनों एक दूसरे के साथ 3 बार रात बिता चुके थे पर कल की रात उन दोनों रातों में से बहुत अलग थी क्योंकि कल रात को मधु ने भी मोहित को किस किया था। यही नहीं, मधु ने मोहित की नेक पर भी अपने प्यार के निशान बना दिए थे क्योंकि वो कल रात को सब कुछ भूल गई थी। उसे याद था तो सिर्फ ये कि वो मोहित से प्यार करती है और उसे पाना चाहती है और आज टूटकर उसके साथ अपना प्यार जताना चाहती है। मधु ने अपने नजरें झुका ली क्योंकि उसे बिस्तर पर से उठना तो था पर कैसे उठे उसे ये समझ में नहीं आ रहा था। इतने में मोहित मधु के और करीब हो गया और मधु के माथे को चूम लेता है जिसे मधु ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। इधर करण के घर में करण की माँ आई थी जिसे देख रोशनी वहीं छिप गई थी। रोशनी अभी उठी ही थी और वो नाश्ता करने ही जा रही थी कि इतने में डोरबेल बजी और दरवाज़ा खुला तो देखी कि करण की माँ आ रही है। रोशनी भागकर वहीं छिप गई। रोशनी को पता था कि करण की माँ अगर देख लेती तो पता नहीं उसका क्या होता और 2 दिनों से करण भी घर नहीं आया था, इसलिए रोशनी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी कहीं वो आंटी की नज़र में ना आ जाए और उसकी बैंड बज जाए। रोशनी छिपी हुई थी। आधा घंटा हुआ था कि एक बार जोर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। ये कोई और नहीं करण था। वो सीधा अंदर आया, इधर उधर अपनी नज़रें दौड़ाकर रोशनी को देखने लगा। आखिर ये रोशनी कहाँ गई, कहीं मॉम ने देख तो नहीं लिया। और करण ये सोचते हुए उसकी नज़र उस ओर गई जहाँ रोशनी छिपी थी। रोशनी करण को देखकर एक चैन की सांस लेती है और उसे आंखों के इशारे वहीं छिपे रहना बोलता है। करण की माँ कुछ फाइल लेने अपने असिस्टेंट के साथ आई थी। करण की माँ 3 घंटे बाद करण के घर से गई थी और सुबह के 11 बज चुके थे। करण अपनी माँ के घर से जाते ही दरवाज़ा बंद करता है
और रोशनी के कमरे की तरफ बढ़ गया। रोशनी के कमरे में आकर करण ने चारों तरफ देखा। रोशनी उसे कहीं दिखाई नहीं दी, जिसे वो रोशनी का नाम पुकारते हुए कमरे से बाहर निकल गया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रोशनी, तुम कहाँ हो? करण ने रोशनी को हर जगह ढूंढ लिया था, पर रोशनी उसे कहीं मिली नहीं, जिससे करण परेशान हो गया और वो बाहर की तरफ जाने लगा। पर उसे ख्याल आया कि उसने डाइनिंग एरिया में नहीं देखा, इसलिए करण डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गया और देखने लगा कि रोशनी यहाँ है या नहीं। पर करण को रोशनी यहाँ भी नहीं दिखी, जिससे करण और ज़्यादा परेशान हो गया और बाहर की तरफ जाने लगा। लेकिन उसका एक पैर किसी चीज़ पर आ गया, जिसे वो फर्श पर देखने लगा। नीचे फर्श पर देखकर करण के चेहरे के भाव मानो बदल से गए, क्योंकि टेबल के नीचे रोशनी आराम से सो रही थी और रोशनी के पैर आधे बाहर थे, जिसे देखकर करण के चेहरे के भाव बदल गए थे और वो शांत हो गया। ये देखो, ये आराम से छुपी हुई है और मैं परेशान हो रहा हूँ। करण ने रोशनी की तरफ घूरते हुए खुद से कहा और नीचे बैठकर रोशनी से कहने लगा, रोशनी, अब बाहर भी निकलो, मेरी माँ। करण इतना ही बोलकर खामोश हो गया, क्योंकि रोशनी सो चुकी थी। ये देखकर करण उसे अजीब नज़रों से देखने लगा और डाइनिंग टेबल के नीचे कौन सोता है। इतना खुद से बातें करके करण ने रोशनी को उठाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए, पर वो कुछ सोचकर अपने हाथ पीछे कर लेता है और रोशनी के चेहरे की तरफ देखने लगा। रोशनी ने दोनों हाथ आपस में मिला रखे थे और अपने हाथों का टेका लेकर सो रही थी। ये देखकर करण के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई और करण उठ गया। फिर अपने हाथों से एक ही बार में टेबल दूसरी तरफ कर लिया और फिर रोशनी के पास बैठ गया। रोशनी अभी भी सोई हुई थी और करण का मन कर रहा था कि अभी सोई हुई रोशनी को परेशान करे, पर उसने ऐसा नहीं किया और रोशनी को अपनी बाहों में उठाने के लिए तैयार हो गया। पर इतने में रोशनी अपनी आंखें मसलने लगी और एक झटके में उड़ गई और कहने लगी, आंटी गई या फिर हैं? करण उसके अचानक से उठ जाने पर उसे देखने लगा और रोशनी की नज़रें जब करण पर गई तो उसे ख्याल आया कि करण उसके सामने है, इसलिए वो अपना डर भूल गई और करण से शांत आवाज़ में कहने लगी, आपकी मॉम गई या फिर मेरी मॉम जा चुकी हैं? करण ने उठते हुए कहा और रोशनी के सामने अपना हाथ आगे किया ताकि रोशनी उसके हाथ का सहारा लेकर उठ सके। रोशनी ने अपना हाथ करण के हाथों में थमाया और थैंक यू बोलकर उड़ गई। तुम बहुत अजीब नहीं हो? कौन डाइनिंग टेबल के नीचे सोता है? करण ने अपना चेहरा अजीब बनाते हुए कहा। यह सुनकर रोशनी करण को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगी, करण, मैंने सुबह से ना तो कॉफ़ी पी है और ना ही चाय, इसलिए मुझे नींद आ गई और मैं सो गई और मैंने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया। एक काम करो, तुम अपना चेहरा वॉश करो ताकि तुम फ्रेश फील करो और मैं तब तक तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाता हूँ। नहीं करण, मैं बना लूँगी, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुम फिक्र मत करो, मैं कॉफ़ी अच्छी बनाता हूँ। करण ने कहा। यह सुनकर रोशनी कुछ बोल नहीं पाई और खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर रोशनी के जाते ही करण के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो किचन की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद रोशनी और करण टेबल पर थे। करण ने रोशनी की तरफ कॉफ़ी का मग बढ़ाते हुए कहा, यह कॉफ़ी पीकर बताओ कैसी है? रोशनी ने मग लिया और अपनी पलकें झपका दी। करण, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा चीनी है, रोशनी ने कॉफ़ी पीकर कहा। यह सुनकर करण मुस्कुराया और कहने लगा, हाँ, मैंने इसमें चीनी जानबूझकर ज़्यादा डाली है ताकि तुम इसे पीकर मुझे बता सको कि इसमें क्या खामी है। रोशनी को करण की बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो पूछने लगी, करण, आपने ये क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हें जान सकूं कि तुम मेरा दिल रखने के लिए झूठ बोलती हो या फिर सच बोलकर खामी बताती हो। और तुमने मुझसे सच कहा कि मेरी कॉफ़ी में चीनी ज़्यादा मिलाई हुई है और मुझे ऐसे इंसान पसंद है जो सच बोले, न कि झूठ। रोशनी यह सुनकर एक राहत की सांस लेती है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद मैंने सच बोलकर गलती कर दी है, पर ऐसा नहीं था। करण को उसका सच बोलना पसंद आया, पर रोशनी वो समझ नहीं पाई जो करण उसे समझाना चाहता था। असल में करण रोशनी के उस रात को उसकी बात सुनकर परेशान हो गया था और वो उस बात को क्लियर करना चाहता था कि रोशनी के कहने का मतलब क्या है।
बस इसीलिए उसने दूसरा तरीका अपनाया और सच जानने की कोशिश की, ताकि रोशनी को समझ आए कि उसे झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं। और हो सकता था कि रोशनी ये सुनकर उससे सच कह दे। यही सोचकर करण ने उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहा था, पर रोशनी उसकी बात को समझ ना सकी और करण उसकी तरफ देख रहा था। रोशनी वही कॉफ़ी पी रही थी जो करण ने ज़्यादा चीनी डाली हुई थी, वो भी खुशी-खुशी। ये देखकर करण ने गहरी सांस ली और अपने मन ही मन में कहने लगा, ये लड़की पागल है, इसमें मैंने काफ़ी चीनी मिलाई है, फिर भी कॉफ़ी मज़े से पी रही है। इधर रोशनी तो यही सोचकर करण के हाथों की मीठी कॉफ़ी पी रही थी कि हम दोनों के बीच में इतना ही प्यार गहरा होगा जितनी ही कॉफ़ी मीठी है। करण अपनी कॉफ़ी पी रहा था कि उसे एक कॉल आया और उसने रिसीव किया। करण के हाथों में कॉफ़ी थी, इसलिए उसने टेबल पर फ़ोन रखा और फ़ोन रिसीव कर स्पीकर पर किया। हेलो सर, मैम आपके केबिन की मांग रही हैं, क्या मैं उन्हें दे दूं? ये सुनकर करण के मुंह से कॉफ़ी बाहर ही आने वाली थी, पर वो जल्दी संभल गया और कहने लगा, क्या? ये सुनकर करण का असिस्टेंट फिर से बात दोहराने लगा, सर दिव्या मैम आपके केबिन की मांग रही हैं, क्या मैं उन्हें दे दूं? तुम पागल हो गए हो क्या? करण ने उठते हुए कहा और मग टेबल पर रखकर फ़ोन अपने हाथों में लिया और असिस्टेंट से फिर कहने लगा, एक काम करो, मैं अभी ऑफिस आ रहा हूँ, तब तक तुम मेरी मॉम से कहो कि कहीं खो गई है, मिल नहीं रही। करण जल्दी जल्दी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और जल्दी से अपना सूट पहनकर बाहर आया और बिना रुके दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। और इधर रोशनी बस उसे इतनी तेज रफ्तार के साथ तैयार होकर जाते हुए देख सकती थी और कॉफ़ी पीते हुए खुद से कहने लगी, मेरी सास तो बड़ी ही डेंजर हैं, ये उंगलियों पर नचा रही हैं सबको, पर मेरी शादी करण से हो जाने के बाद मेरी क्या हालत करेंगी। इतना सोचकर रोशनी अपने सर पर मारते हुए कहने लगी, हे भगवान, मैंने ये तो सोचा ही नहीं। मोहित रामचरण के ऑफिस जा चुका था और इधर मधु मानवी एक मॉल आई हुई थी आज भी, और मानवी ने रोशनी को वीडियो कॉल किया था, तुम दोनों वहाँ घूम रही हो और मैं यहाँ अकेले बोर हो रही हूँ, कम से कम मुझे बता तो देना चाहिए था कि तुम मुंबई जाने वाली हो। मानवी ने ये सुनकर कुछ बोली नहीं और मधु अभी भी मोहित के प्यार के संबंध में खोई हुई थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही निखार था, जिसे रोशनी वीडियो कॉल पर भी अच्छे से देख पा रही थी। ये मधु ने आज दुपट्टे वाला सूट कैसे पहन लिया? मधु रोशनी की बात सुनकर अपने गले पर दुपट्टा सही करते हुए कहने लगी, अरे तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे कि मैंने कभी सूट पहना ही ना हो। हाँ, तुमने कब सलवार सूट पहना है? हमेशा फ्रॉक पहनना पसंद करती हो, फिर ये आज कैसे एक बहन जी बन गई? रोशनी ने मधु को ताना मारते हुए कहा और मधु रोशनी की बात का क्या जवाब देती, क्योंकि उसके गले पर सिर्फ लव बाइट के निशान भरे पड़े थे और काफ़ी उभरे हुए भी थे, जिसे वो छुपा रही थी, क्योंकि मधु को ये सबके सामने जाहिर नहीं होने देना था, इसलिए उसने आज ये सलवार सूट पहना था। तीनों की बातें खत्म हुई और मधु मानवी मॉल से बाहर आ गई। मधु मानवी से नाराज़ होते हुए कहने लगी, तुम क्यों बार बार मुझे मॉल में लेकर आती हो? तुम्हें क्या एक साथ पूरे साल की शॉपिंग करनी है क्या? असल में मधु सोना चाहती थी, वो बहुत कल रात को थक गई थी इसलिए, लेकिन मानवी ने मधु को सोने नहीं देती और जबरी मॉल लेकर आ जाती है। अरे नहीं, मैं तो बस हम बोर ना हो इसलिए यहाँ आ गई, क्योंकि हमारे पास कुछ काम करने के लिए बचा ही नहीं। दोनों बातें करते हुए जा रही थी, दोनों बातें करते हुए जा ही रही थी और कृति कब से दोनों का चोरी चुपके से पीछा कर रही थी। कृति ने अपना एक हाथ पीछे किया हुआ था और उसके उस हाथ में एक धारदार चाकू था। कृति की आंखों में गुस्सा उतर आया था और वो मधु को जान से मारने के बारे में काफ़ी बार सोच चुकी थी, पर इन 5 या 6 दिनों में कोई ना कोई बीच में आ जाया करता, इसलिए वो मार नहीं पाई थी। लेकिन आज वो पूरी तरह से मधु का काम तमाम करना चाहती थी और उसके पीछे पीछे धीमे धीमे कदमों से चल रही थी। मधु और मानवी बातें करते हुए एक सुनसान सड़क पर आ गए थे और कृति यही तो मौका चाहती थी कि मधु एक सुनसान इलाके में मिले। यही मौका पाकर कृति अपने कदम लंबे लंबे बढ़ते हुए मधु के करीब बढ़ गई और मधु, जो कि बातें करने में गुल थी, उसे अंदाज़ा नहीं था कि खतरा उसके करीब आ रहा है।
कीर्ति मधु के करीब आ गई और मधु के कंधे पर अपना हाथ रखती है और मधु किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस कर रुक जाती है। मानवी भी रुक गई मधु के रुकने पर और कीर्ति अपनी भारी आवाज में और दांत भींचकर कहती है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मधु ये सुनकर अचानक से पीछे पलटती है और यही मौका पाकर कीर्ति उस चाकू को मधु के पेट की तरफ बढ़ा देती है और मधु के मुंह से चीख निकल गई। मानवी भी डरी हुई थी और चाकू मधु के पेट की तरफ गया था कि किसी ने एक झटके से उस चाकू को अपने हाथ में लिया और एक झटके से कीर्ति को पीछे धक्का दिया, जिससे कीर्ति नीचे जमीन पर गिर गई। ये सब इतना अचानक से हुआ था कि मधु कुछ समझ नहीं पा रही थी और उसकी जान मानो हलक में ही थी और कीर्ति पेट के बल नीचे गिरी हुई थी, जिसे वो अपना पेट पकड़कर चिल्ला रही थी और उसके चिल्लाने की आवाज़ काफ़ी तेज थी और मधु के डर के मारे और कीर्ति के इस तरह चिल्लाने से कुछ पल के लिए मानो जम सी गई थी। पर मानवी ने उसे कीर्ति से 2 कदम पीछे करने से मधु अपने होश में आई। मधु, तुम ठीक तो हो? मानवी ने मधु के पेट की तरफ देखते हुए कहा। यह सुनकर मधु मानवी की तरफ देखकर हाँ में इशारा करती है और जिसने उसे कीर्ति के वार से बचाया उसकी तरफ देखने लगी। सीनू, तुम यहाँ? मधु ने उस शख्स के सामने देखकर कहा। ये करण का पर्सनल सीक्रेट बॉडीगार्ड, जो कि हर वक्त करण के साथ तो नहीं रहता था, फिर भी उसकी आंखें हर वक्त करण को प्रोटेक्ट करने में रहती थी। मधु, क्या तुम ठीक हो? सीनू ने कहा और सीनू मधु को बचपन से जानता था, इसलिए वो हमेशा से मधु को नाम से बुलाया करता है। मधु ने अपना सर हाँ में हिलाया और इतने में मधु को कीर्ति के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे मधु कीर्ति की तरफ देखने लगी। कीर्ति अपना पेट पकड़कर नीचे जमीन पर सिकुड़ी हुई थी। जहाँ कीर्ति गिरी हुई थी वहीं एक पत्थर भी था, जिसे कीर्ति को वो पत्थर अपने पेट पर लग गया था, जिसे उसके पेट में भारी दर्द हो उठा और ये कीर्ति के लिए सहन कर पाना बेहद मुश्किल था। उसकी चीख मधु को अंदर तक कँपाने के लिए मजबूर कर रही थी। वो बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ गई कीर्ति की हेल्प करने के लिए, लेकिन उसके आगे एक भारी हाथ आ गया। ये हाथ सीनू का था। मधु, आप इसके पास नहीं जा सकती। मधु सीनू के हाथ को साइड कर कहने लगी, ये वक्त नहीं है यह सब सोचने का। मधु, तुम पागल हो गई हो। इसने अभी अभी तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है और तुम हो कि इसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ गई। मानवी ने मधु पर गुस्सा होते हुए कहा। मधु उसकी बात इग्नोर कर कीर्ति का सर अपनी गोद में लेते हुए कहने लगी, तुम एम्बुलेंस को बुलाओ। मानवी फिर भी अपनी जगह पर खड़ी रही। उसने कॉल नहीं किया, जिसे मधु को मानवी पर गुस्सा आने लगा और चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? कॉल करो। मानवी मधु के इस तरह से चिल्लाने से जल्दी अपना फ़ोन लेकर कॉल करने लगी। इधर रामचरण के ऑफिस में रामचरण और मोहित ने 1 हफ्ते से मिलकर जो प्रोजेक्ट में काम किया था उसका अंजाम देने का टाइम आ गया था। सारे लोग मीटिंग रूम में जमा हुए थे और सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, जिसे हर कोई जाहिर कर रहा था। रामचरण बड़ी सी स्क्रीन पर सबको प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स में समझा रहा था और इधर मोहित बार बार अपने सूट में पहना हुआ शर्ट का कॉलर ऊपर कर रहा था। मोहित के चेहरे पर स्माइल थी और खुश भी लग रहा था, पर वो अपने गर्दन पर पड़े लाल निशान को बार बार शर्ट की कॉलर से छुपा रहा था और रात की बात याद कर उसके पतले गुलाबी ओठ पर मुस्कान बिखर जाया करती। ये बात उसके बगल में बैठे अर्जुन ने अच्छे से नोटिस कर ली थी, जिसे अर्जुन मोहित की तरफ झुककर कहने लगा, मोहित, तुम्हारा ध्यान मीटिंग में है या नहीं, या फिर मधु जी के ख्यालों में कहीं गुम हो? मोहित के चेहरे पर से हंसी गायब हो गई और वो अपना चेहरा गुस्से के भाव करता है और अर्जुन को घूरने लगा, जिसे अर्जुन सीधा बैठता हुआ रामचरण की बातों पर गौर करने लगा और मोहित भी सामने की तरफ देखकर ध्यान देने लगा। पर तब तक सारी बातें हो चुकी थी। जाहिर सी बात थी, इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स मोहित और अर्जुन को पता होना, इसलिए दोनों का बात सुनना ना सुनना कुछ मैटर नहीं करता था। ओके, तो इस ओपनिंग की तैयारी में हम एक शानदार पार्टी रखेंगे, जिससे हमारे न्यू प्रोजेक्ट में और कामयाबी हो और वो हमें ऊंचाई तक लेकर आए। और हमारे पास फ़िलहाल 60% इस न्यू प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर की डिमांड आ चुकी है और इसमें सबसे ज़्यादा मिस्टर मोहित की मेहनत है। रामचरण ने सबकी तरफ देखकर और चमकती हुई आंखों से कहा। यह सुनकर सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेशन कहने लगे और रामचरण ने पार्टी कब कहाँ है ये सब खुशबू बता देगी।
खुशबू जो कि सबके पीछे खड़ी थी बिना हिले डुले, ये सुनकर रामचरण की तरफ घूरने लगी और जिसे रामचरण ने अपनी भवें ऊपर उठा दी और खुशबू झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए आगे की तरफ आ गई। ओके सर, मैं कर लूँगी, बस आप मुझे बताएं कि पार्टी कहाँ रखनी है, वो सब भी तुम हैंडल करोगी। रामचरण इतना बोलकर सबको अपना अपना काम करने के लिए कहता है और सारे लोग मीटिंग रूम से बाहर चले गए। इधर सबके उस मीटिंग रूम से जाने के बाद रामचरण खुशबू के सामने देखता है और कहने लगा, मुझे अपनी पार्टी में कोई गलती नहीं चाहिए। मेरा एक भी पार्टनर और ऑफिस में काम कर रहे सारे लोग उस पार्टी में मौजूद होने चाहिए। सबको इनविटेशन देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और पार्टी में मुझे छोटी सी भी गलती से भी गलती नहीं चाहिए। खुशबू अपने बॉस का इतना लंबा लेक्चर सुनकर उदास हो गई और रामचरण की सारी बातें जी सर कहकर मान रही थी, पर उसका दिल ही जानता था कि वो अभी इस वक्त क्या फील कर रही है। इधर हॉस्पिटल में मधु और मानवी ऑपरेशन रूम के बाहर खड़े थे, जहां मानवी और सीनू के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वही मधु कीर्ति के लिए परेशान हो चुकी थी। हालांकि मधु कीर्ति को पहचान गई थी कि ये वही लड़की है जो मोहित के साथ कुछ मंथ पहले ही सुर्खियों में थी। तीनों बाहर खड़े थे कि डॉक्टर बाहर आया और कहने लगा, ज़्यादा चोट नहीं लगी है, इसलिए आप लोग को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। माँ के साथ साथ बच्चा भी सुरक्षित है। मधु ये सुनकर एक राहत की सांस लेती है। वहीं मानवी और सीनू के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और मधु डॉक्टर से कहने लगी, क्या मैं उस लड़की से मिल सकती हूँ? डॉक्टर ने हाँ कहा और मधु आगे बढ़ गई, पर मानवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मधु तुम पागल तो नहीं हो गई ना? उसने तुम्हें बीच रास्ते पर जानलेवा हमला किया और तुम हो कि पहले हॉस्पिटल लेकर आ गई और अब तुम उससे मिलना चाहती हो। मधु ये सुनकर मानवी का हाथ छुड़ाते हुए कहने लगी, मुझे वही तो जानना है कि उसने मुझ पर हमला क्यों किया। मैंने क्या गलती की है जिसे वो मुझे जान से मारना चाहती है। इतना सुनकर मानवी भी मधु के साथ जाने लगी, पर मधु मानवी को रोकते हुए कहने लगी, नहीं, मैं सिर्फ अकेले जाऊंगी, तुम्हें मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। दोनों बातें कर ही रही थी कि सीनू के फ़ोन पर कॉल आने लगा और ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि करण का था। मधु कहीं ना कहीं ये जरूर जानती थी कि ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि मेरे भाई का होगा, इसलिए वो 2 कदम सीनू की तरफ बढ़ा देती है और बोली, मैं चाहती हूँ कि इस बारे में किसी को कुछ ना पता चले, ना मेरे भाई को और ना ही मोहित को। सीनू ये सुनकर अपना सर नीचे कर लेता है और मधु अपने कदम रूम की तरफ बढ़ा देती है और सीनू को डॉक्टर कुछ दवाई लाने के लिए कहता है, जिसे सीनू वहाँ से चला गया। मधु रूम में आई और उसने सामने की तरफ देखा। बेड पर कीर्ति सो रही थी, उसकी आंखें बंद थी, जिसे देखकर मधु उसकी तरफ बढ़ गई। शायद कीर्ति सोई नहीं थी, जिसे उसे किसी के आने की आहट हुई और वो अपनी आंखें खोलती है और सामने की तरफ देखने लगी और अपने सामने मधु को देखकर उसका गुस्सा फिर बढ़ गया। उसे मधु का अपने सामने होना बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कुछ इंजेक्शन दिए गए थे जिसे वो थोड़ा लो फील कर रही थी, इसलिए वो उठ नहीं पा रही थी और उसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई हुई थी। फिर भी उठने की कोशिश करते हुए कहने लगी, तुम मरी नहीं अभी तक। इतना बोलकर वो हंसने की कोशिश करती है और फिर कहती है, शायद तुम्हारा कुछ दिन और जीना लिखा होगा, पर तुम्हारा मेरे हाथों से मरना तय है। मधु उसकी बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करती और उसके पास आ गई और कुछ देर कीर्ति के सामने देखकर कहने लगी, आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? मधु का नॉर्मल जवाब सुनकर कीर्ति गुस्से में कहने लगी, तुम्हें सच में इसकी वजह नहीं पता कि मैं तुम्हें मारना क्यों चाहती हूँ? इतना बोलकर कीर्ति चिल्लाते हुए कहने लगी, पहले उस छाया की वजह से मेरा मोहित मुझसे छिन गया, उसके बाद तुमने फिर मैंने मोहित को पाने की कोशिश की तो तुम एक अबला नारी बनकर अपने पति को मीडिया के सामने बचाने आ गई। इतना बोलते वक्त कीर्ति की सांसें फूल रही थी और बीच बीच में अपनी लंबी लंबी सांसें लेकर मधु को अपनी गुस्से भरी आंखों से देख रही थी। मधु कीर्ति की बातें सुन तो रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि असल में कीर्ति कहना क्या चाहती है। इतने में कीर्ति तेज आवाज़ में, तुम्हारा भाई मुझे बर्बाद करने के लिए मेरे पीछे पड़ा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, और तुम इसे छोटी बात बोल रही हो। मधु अपने भाई का नाम सुनकर अपने दिमाग में काफ़ी कुछ सोचने लगी कि करण के बारे में कीर्ति ये क्यों बोल रही है। इतने में कीर्ति हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे करते हुए मधु की तरफ बढ़ गई
मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मधु कृति के इस तरह से उठ जाने पर कृति की तरफ बढ़ी, पर कृति ने अपने हल्के हाथों से मधु को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन कृति को इंजेक्शन देने की वजह से ज़्यादा खड़ी नहीं रह पा रही थी और जो हाथ उसने मधु के गले की तरफ बढ़ा दिए थे उसे जान से मारने के लिए, वो रुक गए और कृति को चक्कर आने लगे। पर वो गिर पाती इससे पहले मधु ने उसे सहारा दिया और बेड पर बैठाया। फालतू में इतनी मेहनत करना बंद करो और मैंने तुमसे कुछ छीना नहीं है। और रही बात मेरे भाई की, तो तुम्हें बर्बाद करने की, तो मैं अपने भाई की लाडली हूँ। हो सकता है कि मेरे भाई को तुम्हारे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो मुझे चोट पहुँचाने की, इसलिए वो तुम्हें बर्बाद करना चाहते हो। और रही बात मोहित की, तो वो तुमसे प्यार नहीं करते, तो फिर वो तुम्हारा नहीं है। इसलिए मेरा मोहित बोलना बंद करो, क्योंकि मेरी मोहित से शादी हो चुकी है और मैं अपने पति का किसी और का नाम जोड़ते हुए ना तो देख सकती हूँ और ना तो सुन सकती हूँ। और ये बात अच्छे से समझ जाओ, वरना मेरे भाई को पता चलेगा तो शायद वो तुम्हें कोई गहरी चोट पहुँचाएगा और मैं नहीं चाहती कि कोई भी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा यह हम अगली वीडियो में देखेंगे। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।